क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के। ध्यान दीजिएगा आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। और मैं आप सभी से ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप 50 में से कम 40 प्रश्नों का आंसर सही करके दिखाएंगे, सही कमेंट करके बताएंगे। और ज्यादातर मैं चाहता हूं कि आप 50 में से 50 प्रश्नों का आंसर एकदम सही कमेंट करके बताओ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो में। सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, और ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 100% इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि आप सभी को मैंने आज ही बताया है और आपको पता भी चल चुका है कि यूपी बोर्ड के द्वारा आपकी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार सामाजिक विज्ञान का पेपर है कब? 3 मार्च को है। 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है और 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है। आप ध्यान दीजिएगा, 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है। तो आप हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। और सामाजिक विज्ञान का पेपर है 3 मार्च को, और साथ ही इससे पहले है गृह विज्ञान और चित्रकला का पेपर। तो आप इन विषयों की भी तैयारी कर सकते हो चैनल के साथ जुड़कर। तो चलिए बिना देरी किए हुए, क्योंकि अब आपके पास समय बचा है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का, जिसमें प्री बोर्ड परीक्षाएं, पेडिकल वगैरह भी होने हैं, इसलिए अब आपके पास समय कम है और आपको पढ़ना अधिक है, तैयारी अधिक करनी है। 70 में 70 लाने का टारगेट आपको बनाना है। कैसे आप लेकर आओगे, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, अध्ययन करना होगा, प्रत्येक विषय का रिवीजन करना होगा, और साथ ही साथ जो आपने पढ़ा है उसका भी रिवीजन करना होगा, प्रत्येक विषय को समय देना होगा। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? यहां पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है 1814, दूसरा है 1815, तीसरा है 1816 और चौथा है 1817। तो नेपोलियन की पराजय कब हुई, इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट करके बताते रहना। तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि यहां पर ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है इटली, दूसरा है जर्मनी, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा है ब्रिटेन। तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध था किस देश से? जर्मनी देश से था। अगला प्रश्न कह रहा है, और ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप जरूर तैयार कर लेना 2023 बोर्ड एग्जाम से पहले। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? पहला विकल्प दिया गया है विलियम प्रथम, दूसरा विकल्प है विलियम चतुर्थ, तीसरा विकल्प है फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम और चौथा विकल्प है फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। तो निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विलियम प्रथम को। किसे? विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, ज्यूसेppe मैत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? पहला विकल्प है यहां पर यंग इटली, दूसरा है यंग फ्रांस, तीसरा है यंग प्रसा और चौथा विकल्प है यंग जर्मनी। तो ज्यूसेppe मैत्सनी द्वारा गुप्त संगठन कौन सा स्थापित किया गया था? यंग इटली। यहां पर पहला विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? यहां पर पहला विकल्प है इंग्लैंड, दूसरा विकल्प है यहां पर इटली, तीसरा विकल्प है फ्रांस, चौथा है जर्मनी। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना दिए गए विकल्पों में से सबसे पहले किस देश में हुई? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है 1919 ईस्वी को, दूसरा विकल्प है यहां पर 1920 ईस्वी को, तीसरा विकल्प है 1922 ईस्वी को और चौथा विकल्प है 1923 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर है 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? तो यहां पर पहला विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है विकल्प महात्मा गांधी और चौथा विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, आप ध्यान दीजिएगा, करो या मरो का नारा दिया था। और यदि प्रश्न आता है करो या मरो का नारा किसने दिया, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? पहला विकल्प 1914 ईस्वी, दूसरा है 1942 ईस्वी, तीसरा है 1919 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1942 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ या प्रारंभ कब हुआ? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 1945 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1920 ईस्वी, तीसरा है 1942 ईस्वी और चौथा है 1947 ईस्वी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? पहला विकल्प है ब्रिटेन, दूसरा विकल्प है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है रूस। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है जर्मनी, क्योंकि जर्मनी देश ऐसा देश था जो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है, यानी दोबारा बनाया जा सकता है? पहला विकल्प है लोहा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा और चौथा विकल्प है पशुधन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। राइट आंसर क्या है? पहला वाला सही है। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पहला विकल्प है गहन खेती, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है अति पशुचारण और चौथा विकल्प है अधिक सिंचाई। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? अधिक सिंचाई। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार, या प्रश्न में लिखा हो सोपानी, सीढ़ीदार लिखा हो या लिखा हो सोपानी। आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यदि इस तरीके से आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोपानी खेती की जाती है तो भी उत्तर एक ही होगा, और यदि प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है तो भी उत्तर वही होगा। इसका पहला विकल्प क्या है प्रश्न का? पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से अजैवीय संसाधन कौन सा है? पहला है यहाँ पर विकल्प चट्टानी, दूसरा है पशु, तीसरा है पौधे और चौथा है मछलियां। तो पौधे, पशु और मछलियां ये सभी जीवित हैं, यानी इनमें जीवन पाया जाता है, जबकि चट्टाने क्या हैं? ये निर्जीव होती हैं, ये अजैवीय संसाधन हैं। तो यहां पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांधों को फिर डॉट डॉट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है जल स्रोत, दूसरा विकल्प है बाढ़ नियंत्रण उपाय, तीसरा विकल्प है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, चौथा है जल का भंडार। तो राइट आंसर क्या होगा कि बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पेपर है 3 मार्च को, और 3 मार्च से पहले मैं आपकी सामाजिक विज्ञान की कंप्लीट तैयारी कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। कई मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराए हैं सामाजिक विज्ञान के, और कई आगे भी प्रोवाइड कराऊंगा, उपलब्ध कराऊंगा। मॉडल पेपर कैसे पेपर आता है, किस तरीके से, कौन कौन से प्रश्न कितने अंक के आते हैं, सब कुछ आपको मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा, और पेपर का सॉल्यूशन भी दूंगा। तो आप वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? पहला विकल्प नर्मदा, दूसरा दामोदर, तीसरा कोसी, चौथा चिनाब। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इस प्रश्न का राइट आंसर है दामोदर। दामोदर नदी पर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? पहला विकल्प है महात्मा गांधी ने, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा है विनोबा भावे ने, चौथा है अन्ना हजारे ने। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? पहला विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प है इंदिरा गांधी, चौथा है विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर है विनोबा भावे, यानी चौथा विकल्प सही है। अगला है यहाँ पर प्रश्न, आप सभी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? पहला विकल्प है कपास, दूसरा विकल्प है जूट, तीसरा विकल्प है प्राकृतिक रेशम और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? इसका राइट आंसर है कपास भी है, जूट भी है, प्राकृतिक रेशम भी है, यानी राइट आंसर क्या है? चौथा विकल्प इनमें से सभी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? पहला विकल्प है गेहूं, दूसरा है चना, तीसरा है गन्ना और चौथा विकल्प है मूंगफली। तो कौन सी फसल रोपण फसल है, यानी किसकी रुपाई होती है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गन्ना, क्योंकि गन्ना रोप कर बोया जाता है, यानी गन्ने की रोपाई होती है और यह रोपण फसल है। अगला प्रश्न कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? कर्तन दहन कृषि या जिसे झूम खेती या झूम कृषि भी कहा जाता है किस राज्य में पाई जाती है?
पहला विकल्प है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा विकल्प है मिजोरम। तो कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिजोरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है चना। तो खरीफ की फसल, रबी की फसल या जायद की फसल से एक प्रश्न जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? पहला विकल्प है चना, दूसरा है धान, तीसरा है कपास, चौथा है खा और तथा गा दोनों। यानी खा कौन सा? यहाँ पर खा विकल्प है और यहाँ पर गा विकल्प है, यानी ये दोनों सही हैं या एक सही है। तो राइट आंसर क्या है कि खरीफ की फसल कौन सी है? खा तथा गा दोनों, यानी धान और कपास ये दोनों ही फसलें क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न कह रहा है, और ये सभी प्रश्न आए हुए हैं बोर्ड परीक्षाओं में। अगला प्रश्न क्या है? कोरबा प्रसिद्ध है किस लिए? पहला विकल्प है प्राकृतिक गैस के लिए, दूसरा विकल्प है कोयला के लिए, तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा के लिए, चौथा विकल्प है बॉक्साइट के लिए। तो कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोरबा प्रसिद्ध है कोयला के लिए। का से कोरबा, क्वा से कोयला, यानी को से कोरबा और को से कोयला। राइट आंसर क्या है? कोयला के लिए। अगला प्रश्न है हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? पहला विकल्प है तांबा से, दूसरा है बॉक्साइट से, तीसरा है सोना से या चौथा है लौह अयस्क से। तो हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क से। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, दूसरा विकल्प है पेट्रोलियम, तीसरा है जस्ता और चौथा है यूरेनियम। तो अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलंकेश्वर पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है। प्रश्न कह रहा है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? पहला विकल्प है फिल्म सिटी के लिए, दूसरा विकल्प है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, तीसरा विकल्प है तेल शोधक कारखानों के लिए और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों के लिए। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या फिर बॉक्साइट के लिए। तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। और मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों के लिए। और हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? लौह अयस्क से है। तथा कोरबा प्रसिद्ध है कोयला के लिए। इस चीज को आप जरूर ध्यान देंगे, यहां से जरूर प्रश्न आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पहला विकल्प है चेन्नई, दूसरा है पारादीप, तीसरा है तोतीकोरिन, चौथा विकल्प है विशाखापत्तनम। राइट आंसर क्या है? विशाखापत्तनम ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार पहला विकल्प है, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तीसरा है विकल्प बाहरी व्यापार और चौथा विकल्प है स्थानीय व्यापार। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दूसरा वाला जो ऑप्शन है
सही हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, या आंतरिक व्यापार कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार कहलाता है। कैसा व्यापार? आंतरिक व्यापार कहलाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है दिल्ली में, दूसरा है कोलकाता में, तीसरा है मुंबई में, चौथा विकल्प है अमृतसर में। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहला विकल्प है 1950 में, दूसरा है 1953 में, तीसरा है 1960 में, चौथा है 1998 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राइट आंसर है 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? पहला विकल्प है 1947 में, दूसरा है 1950 में, तीसरा है 1948 में और चौथा है 1945 में। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। इसका राइट आंसर है, आप सभी ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। अगला प्रश्न है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? पहला है विकल्प ईसाई, दूसरा विकल्प है तमिल, तीसरा है सिंहली और चौथा है मुस्लिम। तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन सा बहुसंख्यक वर्ग निवास करता है? सिंहली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिंहली वंश। अगला है प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका एक यहाँ पर डॉट डॉट देश है। कैसा देश है? पहला विकल्प है प्रायद्वीपीय, दूसरा विकल्प है द्वीपीय, तीसरा विकल्प है सीमांत और चौथा है प्रांतीय। तो राइट आंसर क्या होगा कि श्रीलंका एक कैसा देश है? श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों है निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पहला विकल्प है पुलिस, दूसरा है कृषि, तीसरा है सिंचाई और चौथा विकल्प है मुद्रा। तो कौन सा है विषय जो राज्य सूची में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा हो जाएगा, जो कि राज्य सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? पहला विकल्प है राज्य को, दूसरा विकल्प है संघ को, तीसरा विकल्प है विकल्प पहला और दूसरा दोनों, तीसरे के बाद चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राइट आंसर हो जाएगा संघ को। यहाँ पर पहला के बाद जो दूसरा है विकल्प यही सही है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? पहला विकल्प है यहाँ पर पहला विकल्प हिंदी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है संस्कृत। तो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, हिंदी है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहला विकल्प है उर्दू, दूसरा विकल्प है अंग्रेजी, तीसरा विकल्प है हिंदी और चौथा विकल्प है पंजाबी। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा है पंजाब और चौथा है दिल्ली। तो दिए गए विकल्पों में से दिल्ली भारत का संघीय राज्य नहीं है। यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? यहाँ पर पहला विकल्प है क्रोध की, दूसरा विकल्प है शांति की, तीसरा विकल्प है अश्वेत शक्ति की और चौथा विकल्प है खुशी की। तो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? इसका राइट आंसर होगा अश्वेत शक्ति की। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमेरिका का सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? यानी अमेरिका के सामाजिक विभाजन के कारण क्या थे? पहला है विकल्प अमीर और गरीब, दूसरा विकल्प है श्वेत और अश्वेत, तीसरा विकल्प है यहाँ पर आधुनिक तथा रूढ़िवादी, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो अमेरिका जो सामाजिक विभाजन का प्रमुख कारण था अमेरिका में, इसके लिए क्या प्रमुख कारण था? श्वेत और अश्वेत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में पहला विकल्प है धर्म का कोई स्थान नहीं, दूसरा विकल्प है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, तीसरा विकल्प है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता और चौथा विकल्प है सभी धर्मों को समान समझना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है सभी धर्मों को समान रूप से समझना। अगला है यहाँ पर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर क्या होगा कि सभी धर्मों को समान समझना ही धर्मनिरपेक्ष राज्य की पहचान है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है महिला मुक्ति आंदोलन, दूसरा है नारीवादी आंदोलन, तीसरा है स्त्री शक्ति और चौथा है कोई नहीं। तो महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। कैसा आंदोलन कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई कब हुई? 2005 में हुई या 2006 में हुई या 2000 यहाँ पर 8 में हुई या फिर 2015 में हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? पहला विकल्प है सतलुज बांध, दूसरा विकल्प है हीराकुंड बांध, तीसरा विकल्प है नागार्जुन बांध, चौथा विकल्प है सरदार सरोवर बांध। तो राइट आंसर क्या होगा? आप सभी ध्यान दीजिएगा, सरदार सरोवर बांध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सरदार सरोवर बांध नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 5 सितंबर, दूसरा है 14 नवंबर, तीसरा है 10 दिसंबर और चौथा है 15 अगस्त। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? पहला विकल्प है 21 वर्ष, दूसरा विकल्प है 20 वर्ष, तीसरा विकल्प है यहाँ पर 25 वर्ष और चौथा है 18 वर्ष। तो भारत में मताधिकार की आयु क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? पहला विकल्प है ब्राजील, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा है बांग्लादेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को बताया है। इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और यहां से आप सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है, अब आपको उसकी तैयारी में लग जाना है। सभी पेपर यानी सभी विषयों को आपको समय देना है। जय हिंद।